आदाब। मैं आज एक ऐसे शख्स से रूबरू होने जा रहा हूं जिसको पूरी दुनिया में आज अलीगढ़ बिरादरी बड़े फख्र से कह रही है कि ये, जिस पे वो नाज भी करती है और ये कहती भी है कि ये अलीगढ़ के प्रोडक्ट हैं, जिसको इस मुल्क के दानिश्वर और वो लोग जो कानून को करीब की निगाह से देखते हैं वो बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते हैं। मेरी मुराद हाफिज लॉ हाफिज लॉ फैजान मुस्तफ़ा साहब से है। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे रूबरू हूँ। बहुत से ऐसे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसको न दिल कबूल करता है न दिमाग काम करता है। पिछले चंद सालों से ऐसे ऐसे जजमेंट आए हैं जिसकी वजाहत मैं आज उनसे चाहूंगा। मैं फैजान मुस्तफ़ा साहब आपका खैर मकदम करता हूं और बहुत बहुत फख्र करता हूं आपका कि सर सैयद की तकमील की जो तसव्वुर था उसको आपने जिस अंदाज से अपनी हिकमत से इस कानून को, इस संविधान को समझा है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ अंदाज से समझाया है। आज हम अलीगढ़ की बिरादरी आपसे पूछना चाहती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस कौम ने हमेशा फसादात देखे। तकरीबन 24 कमीशन भी बैठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और फसादात का नतीजा कुछ नहीं निकला। 2002 में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था और ये बात वाज़ेह हो गई थी कि हुकूमत भी फसाद करा सकती है, उसके बाद से फसाद का सिलसिला बंद हुआ और फिर आतंकवादी और बम और इस तरह की जो काविशें हुई और पोटा और टाटा ऐसे कवानीन आए, उस वक्त हम लोगों ने, हमारे चंद दोस्तों ने हिंदुस्तान के बहुत से जेलों का सफर किया दूना जाके। तकरीबन 400 लोग ऐसे थे जो जेलों में बंद थे और कोई 10 साल से, कोई 5 साल से आतंकवादियों के नाम से उनके मुकदमे चले। 90 से 99% लोग छोड़ दिए गए। कुछ तो ऐसे भी आपको याद होगा कि गुजरात में 2002 के बाद ऐसे कानून आ रहे थे कि रोज एक बम फला जगह डिफ्यूज हुआ, कभी मार्केट में बम दिखाया गया, कभी पेड़ से लटका हुआ बम दिखाया गया और वो बच्चे 10-10, 20-20 साल जेल में रहे। बाद में अदालत ने कहा कि नॉट फाउंड गिल्टी। कोई ऐसा तरीका नहीं हुआ कि उन ऑफिसर्स को जिन्होंने कानून को तोड़कर झूठे इल्जाम लगाए थे उस पर कोई मुकदमा नहीं चला। क्या इसका कोई प्रोविजन है? और अदालत जब जजमेंट देती है तो कहती है कि नॉट फाउंड गिल्टी, लेकिन न वो सजा देती है न ये बताती है कि असली मुजरिम कौन है। और अगर मजलूम है तो उसकी 10 साल 15 साल की जिंदगी तबाह कर देने के बाद न उसको कंपनसेशन मिलता है। ये कैसा कानून है? और इसकी क्या वजूहत है कि क्या ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे? या वो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल गंवा दिए और सोसाइटी में अपनी अहमियत को खत्म कर दिया, क्या वो हुकूमत से मुआवजा लेने के हकदार नहीं थे ना? अदीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, जाहिर है कि अलीगढ़ की रिवायत है और आप सीनियर हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये जो आपने हाफिज कानून कहा, ये तो डेरोगेटरी वर्ड हो गया। इसलिए क्योंकि हाफिज तो सिर्फ कुरान को हिफ्ज कर लेता है, वो समझता नहीं है ज्यादातर केसेस में। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा बहुत लॉ समझूं भी, उसको सिर्फ मेमोराइज ना करूं। अच्छा, जहां तक अदालतों के गलत फैसलों की बात है तो जाहिर है कि जजेस हमारे समाज से आते हैं और फरिश्ते नहीं हैं, और जजेस से गलती होती है। इसीलिए जब लोअर कोर्ट में गलती हो तो हाई कोर्ट में अपील का प्रोविजन है, हाई कोर्ट से गलती हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो तो आप उसमें रिव्यू में जा सकते हैं। अगर रिव्यू भी नहीं है तो फिर आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब ये तो देखिए बिल्कुल एरर जो है ये बिल्कुल अपरेंट है रिकॉर्ड पे, और रिट का भी जुरिस्डिक्शन आप अक्सर उसमें एक्सरसाइज करते रहे हैं।
गुजरात के मामले में अदीब भाई एक खास बात जो हमने उतनी अप्रिशिएट नहीं की, क्योंकि हम लोग भी अक्सर जो है कलर्ड ग्लासेस से देख लेते हैं, हिंदुस्तान की तारीख में किसी कम्युनल राइट की इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई फिक्स, जितनी गुजरात के दंगों की और राइट्स की हुई। यानी आप सोचिए कि 2 दर्जन से ज्यादा तो ऑफिसर्स को सजाएं हुई। मिनिस्टर थी माया कोडवानी, उनको बहुत लंबी सजा हुई। तो गुजरात हिंदुस्तान की तारीख का, कम्युनल राइट्स की तारीख का अकेली शायद एग्जाम्पल है सबसे बड़ी, जिसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आई। अब ये कि उनमें से कुछ लोगों को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन बहुत से उसमें सजा याफ्ता हो गए। अभी पिछले 1 साल में, पिछले साल जनवरी में और अभी कोई 1 हफ्ते पहले, उनमें से कई कन्विक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया, ये कह के कि ये इंदौर जाएंगे और मध्य प्रदेश में कहीं और जाएंगे और सोशल सर्विस करेंगे और स्पिरिचुअल वर्क करेंगे। वो जजमेंट मैं समझता हूं कि बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो लोग इतनी बड़ी बड़ी वारदात में शामिल हैं, जिसमें 80, 90, 40 लोग मार दिए गए हों, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अब स्पिरिचुअलिटी करेंगे और सोशल वर्क करेंगे, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से तो ठीक ठीक लगता है। लेकिन जब साइमल्टेनियसली जिन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया उनको जमानत ना मिले, और वो लोग जो कन्विक्ट हो चुके हैं उनको जमानत मिले, तो इससे लोगों के जहन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ शुबहात पैदा हो जाते हैं, जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन ये कि जो लोग, जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि बहुत लोगों के खिलाफ केसेस झूठे बना दिए गए और वो साल जेलों में रहे टेरर चार्जेस पे, तो एक तो इसमें ये समझने की बात है कि ऐसे बहुत केसेस हैं और कई किताबें इन पे लिख दी गई, जो लोग बाहर निकल के आए साल बाद और बिल्कुल बेगुनाह साबित हुए, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्योंकि केस साबित होना है बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, तो अक्सर जरा सा भी डाउट रह गया किसी केस में तो जज को उसमें एक्विट करना पड़ता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर किसी का गलत प्रोसिक्यूशन हुआ तो उसका सिविल लॉ में भी प्रोविजन है कि वो उसमें मुआवजे के लिए केस फाइल कर सकते हैं, और क्रिमिनल केसेस में जहां किसी का गलत डिटेंशन हो गया, यानी उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक की वायलेशन हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपके तो दोस्त रहे हैं। भीम सिंह साहब का वो पहला केस था जम्मू एंड कश्मीर के पैंथर्स पार्टी के, कि उनको गलत डिटेन कर लिया गया था और उसमें कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन दें। फिर रुदाल शाह का केस हुआ, उसमें कंपनसेशन दिया गया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें कंपनसेशन दिया गया, लेकिन एक आध जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है कि गुजरात के दंगों के दौरान बहुत से मजहबी मकामात जो थे उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया गया, और उनकी रिपेयर के लिए गुजरात की सरकार ने कुछ पैसे का अरेंजमेंट किया। फिर वो हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टेट इसमें और रिपेयर कराए। फिर वो सरकार जो थी उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आर्टिकल 21 की वायलेशन है तब तो मुआवजा दिया जाएगा, और अगर आर्टिकल 25 यानी मजहब की आजादी की वायलेशन हुई, यानी किसी के मजहबी मुकाम को पामाल कर दिया गया, तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। मैंने उस पर लिखा भी था अदीब भाई कि ये जजमेंट गलत है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दुनिया की जो और महजब डेमोक्रेसीज हैं वहां क्या दस्तूर है, क्योंकि मैं तो कम से कम 50 केसेस जानता हूं जो झूठे साबित हुए, और हुकूमत ने 10 साल के बाद एक केस तो, यानी बॉम्बे ब्लास्ट के केस में 22 साल के बाद वो, उनको हमने यहाँ दिल्ली बुलाया था
और ऐसे बहुत से करीब 25 लोगों को दिल्ली बुलाया था, जो लोग 10 साल से ज्यादा और बंद रहे जेल में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये मासूम हैं, इनकी गलती नहीं है। उसमें जस्टिस शाह को और जस्टिस सिद्दीकी साहब को, उस वक्त मैंने आपको भी दावतनामा दिया था, लेकिन आप किसी कॉन्फ्रेंस में मसरूफ थे। उसमें कई जजेस को बुलाया था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, जो कमीशन के मेंबर थे, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे। उनके सामने उन्होंने इकरार किया और बताया कि हमको कैसे कैसे जुल्म हमारे साथ हुआ है। उस वक्त जस्टिस शाह से मैंने ये बात कही थी कि ये कहते हैं कि बम ब्लास्ट हुआ, तो इसका मतलब ब्लास्ट तो हुआ है, तो मुजरिम असली कौन है? तो ये अगर अगर सजा नहीं मिलेगी, उस वक्त कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वो आगे बात नहीं बनी। अदीब भाई, लेकिन आखिरी दुनिया के सवाल। और ममालिक में, क्योंकि अगर अगर फर्ज कीजिए, अगर कोई प्रोविजन ऐसा होता और अगर कोई जजमेंट ऐसा होता कि भाई सब तरफ से, लोअर अदालत से जैसा आपने कहा और सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ने सिर्फ ये कहा कि साहब आप, और ये कह दिया गया, और वो मजलूम जो 10 साल 20 साल के बाद घर वापस आया, तो या तो माँ को खो चुका था, या बाप को खो चुका था, या बच्चों को खो चुका था, उसकी कब्र जाके रो के और शुक्र अदा करके आ गया। ये नहीं कैसा अदीब इंसाफ है? भाई, ये इसमें कैसा कैसा जी निजाम है ये? जी जी, इसमें अदीब भाई दो पहलू हैं। एक तो ये कि हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टिगेशन का काम है और प्रोसिक्यूशन का काम है, वो मिला हुआ है। जी तो अक्सर जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वही प्रोसिक्यूट कर रही है। उसकी वजह से सारे जराइम में जी जो कन्विक्शन रेट है वो लो है, जी और एंटी टेरर लॉज में या क्राइम अगेंस्ट विमेन में वो काफी लो है। SC STs के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती हैं उसमें भी काफी लो है। तो अगर कन्विक्शन रेट किसी मुल्क में कम है, तो उसका की वजह यह है कि जहां प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए था वहां प्रोसिक्यूशन हो गया, जी और इसका मतलब ये कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ या प्रोसिक्यूशन का डिसीजन सही नहीं हुआ। तो बेहतर यह है कि जैसे अमेरिका में या यूनाइटेड स्टेट्स में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जी जो इन्वेस्टिगेशन करके उनके सामने एविडेंस ला के दें, और वो डिसाइड करें कि इस एविडेंस के बेसिस पे किसी को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये फैसला वो करें। तो ये एक वजह है हमारे यहाँ कम कन्विक्शन रेट की। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे गुजरात में अक्षयधाम का केस था। जी। अब वो ये देखिए जी, मई सुप्रीम कोर्ट। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया था वो सब के सब वही मार दिए गए थे क्रॉस फायर में। अब उसके बाद ये हुआ कि साहब कॉन्स्पिरेसी का एंगल क्या है, और वो कॉन्स्पिरेसी का एंगल एक अरसे दराज तक साबित नहीं हो पाया। उसके बाद वंजारा साहब को उसका इंचार्ज बनाया गया, और DIG वंजारा ने उसको बहुत जल्दी हल कर दिया उस मैटर को, और कि साहब वहां से चले और इंदौर आए और यहां रुके और ये कार थी और ये थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, आप सोचिए कि लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हुआ, हाई कोर्ट में कन्विक्शन हुआ कि ये जो मुजरिम है इनके पास से, मतलब वहां पे बारिश भी हो गई उसके बाद, तो जो उनकी पैंट है उस पे जगह जगह जो है वो कीचड़ है और साफ मिट्टी लगी हुई है और खून से लथपथ है। लेकिन जेब से एक उर्दू में लिखा हुआ साहब पर्चा मिला जिसपे एक भी खून का धब्बा नहीं है और एक भी मिट्टी का धब्बा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब फिक्शन जो है वो जाहिर है कि स्ट्रेंजर देन ट्रुथ है, लेकिन फिर भी ये बताइए कि कैसे मुमकिन हुआ। और अल्टीमेटली उन्होंने एक्विट कर दिया। फिर बाद में वो लोग गए और उन्होंने कंपनसेशन मांगा, लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा आ चुके थे।
और वो कंपनसेशन नहीं मिला। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर रॉन्ग प्रोसिक्यूशन है किसी का, तो सिविल लॉ में उसके लिए प्रोविजन है। लेकिन अगर किसी पे केस चल रहा है, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है, या वो कन्विक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निजाम बदल जाएगा। जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप ये सोचिए कि एक पार्टी हुकूमत होती है, हुकूमत के ही अंडर में पुलिस है, हुकूमत के ही अंडर में प्रोसिक्यूटर है, हुकूमत के ही अंडर में एटलीस्ट लोअर जुडिशरी है, तो जेल है उसके अंडर में। तो उसकी वजह से, और फॉरेंसिक लैब भी उन्हीं की है, कि लॉ ऐसा बनाया गया है कि लॉ मुजरिम के हक में हो, क्योंकि एक इंसान वाहिद जो है वो पिटेड है अगेंस्ट द माइट ऑफ द स्टेट। तो उस एक फर्द को बचाने के लिए लॉ अपने आप उसके फेवर में है। लेकिन इस सब के होते हुए भी अक्सर पावर का मिसयूज हो जाता है इनोसेंट लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि कहीं पे कोई बड़ा सानेहा हो गया तो पब्लिक प्रेशर ये होता है कि साहब इसको हल करो, और वो पुलिस हल करने की जल्दी में अक्सर उन लोगों के ऊपर केसेस लगा देती है जिनका उस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन नहीं जब एविडेंस का एप्रिसिएशन होता है तो वो थ्योरी जो पुलिस बनाती है वो कुछ दिन टीवी चैनल्स पे डिस्कशन के लिए और पुलिस को वाहवाही मिल जाती है, लेकिन वो आगे नहीं जा पाता वो केस। नहीं, देखिए, अगर किसी से मैं इस कानून को नहीं समझ पाया कि अगर आप किसी का से एक्सीडेंट हो जाए तो आपको जेल भी जानी होती है, मुआवजा भी देना पड़ता है। यहाँ इंटेंशनली ये बात साबित होती है। जहां आपने बेल की बात की, बेल के लिए तो अब एक बात इस समझ में आम लोगों के, हमारे ऐसे लोगों के आ गई है कि बेल जो है वो तो डिस्क्रिशन है जज का और राइट भी है देने का। लेकिन अब बेल जो मिलती है कि वो एविडेंस या इस पे नहीं है, बल्कि आप किस जमात और किस ग्रोह के हैं। अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आपको बेल उस वक्त मिलेगी। तो जो क्रेडिबिलिटी है अदालतों की, जिसको हम बड़े फख्र से कहते थे कि भाई हमारी अदालतें जो हैं वो बड़ी मुंसिफ हैं और बहुत इंसाफ करती हैं, बिलखुसूस छोटी अदालतों की तब कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि छोटी अदालतों के तो हम लोग रोज वाक़या सुनते हैं। लेकिन जो बड़ी अदालतें हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं, उससे एक बहुत बड़ा तबका, बिलखुसूस हमारी अकलियत का तबका, उसका एतबार कम होता जा रहा है। ये इस कदर खतरनाक है। लेकिन हकीकत यही है कि मैं समझता हूं कि हुकूम, ये कानून की तौर पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसको अब बेईमानी है या यकीन नहीं है, लेकिन दिल यकीन करने को तैयार नहीं है, दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसके लिए हुकूमतें जिम्मेदार हैं या कानून की कमी है? अदीब भाई देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए क्योंकि एक तो आप देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंपैरिजन किया जाए तो हाई कोर्ट ज्यादा इंडिपेंडेंट नजर आ रही है जी और हाई कोर्ट से अक्सर बहुत अच्छे और बोल्ड फैसले आ रहे हैं। जी जहां तक ये बात आपने की कि क्या किसी का रिलीजन या कम्युनिटी देख के बेल मिलती है या डिनाई होती है, मैं इस बात से भी आपकी एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आप देखिए जैसे सुधा भारद्वाज हैं जी या वरवरा साहब हैं हमारे यहाँ के, या कितने और लोग हैं जो भीमा कोरे गांव में हैं, या और पूरे मुल्क। जी तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आसाराम जी को, उनका तो देखिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनको बेल नहीं हो रही है। कि आइडियली ये होना चाहिए कि बेल रूल हो और जेल एक्सेप्शन हो, और इसमें इनकंसिस्टेंसी है। मैं जिस बात को आप कह रहे हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके कह रहा हूं कि जुडिशियल ऑर्डर्स इनकंसिस्टेंट हैं। जितनी तेजी से अर्नब गोस्वामी को रिलीफ मिली और बहुत जी अच्छी अच्छी बातें उनके जजमेंट्स में हुई, उतनी तेजी से औरों के केसेस नहीं लिस्ट हो रहे या उन पे रिलीफ नहीं मिल पा रही। जैसे ये कप्पन जर्नलिस्ट हैं, उसका केस है फॉर इंस्टेंस। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे अभी
मुनव्वर फारूकी को, जो कॉमेडियन हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी बात गलत है, क्योंकि कॉमेडियन को ये हक नहीं है कि वो किसी भी मजहब के बारे में कोई भी बात करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने करी या नहीं करी, वो तो एविडेंस का मामला है, जब केस चलेगा तो पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कि लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी, लेकिन आज पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, लेकिन ये कि वो किसी डिजाइन के तहत हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं। देखिए, इसमें आपने सही बात कही कि हाई कोर्ट के जजमेंट में अक्सर देखा गया है कि वो लगता नहीं है कि बायस्ड है, बल्कि वो कानून की बात करते हैं। लेकिन एक मुजरिम है, उसके ऊपर 10-15 मुकदमे कायम है, यहाँ तक क्रिमिनल मुकदमे भी, और वो जाके उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाता है और फिर अपने ही कानून से अपने जितने उसके खिलाफ मुकदमे हैं वो विड्रा कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खामोश रहती है। उसकी क्या हैसियत? नहीं अदीप भाई, देखिए ना, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है जी, और वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं जी, येदियुरप्पा, और जी, उन्होंने अपने और अपने मिनिस्टर्स के केसेस खत्म कर लिए, जी, उसको हाई कोर्ट कर्नाटका की नहीं मान रही। जी, यूपी का भी मैटर हाई कोर्ट में है। लेकिन मैं आपसे एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से कह सकता हूं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो या योगी आदित्यनाथ हो या और कोई भी हो, जी, किसी भी पार्टी का हो, उसको ये हक नहीं है कि वो अपने ही खिलाफ हुए मुकदमों को अपनी ही सिग्नेचर से जी, खत्म कर दे। क्योंकि अगर ये है तो इसका मतलब जो नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है कि नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, वो तो फिर पामाल हो जाएगा। तो नहीं, मैं ये समझता हूं ऐसा कि तो हुआ ना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो आदमी मैटर चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, वो फाइनली उस पे डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस पे बहुत सख्त पोजीशन ले रखी है।